हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी तैयारी आप में से कुछ लोग जरूर कर रहे होंगे। देखिए, यूपीएससी के रिगार्डिंग जो भी कुछ क्वेश्चंस था हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। आज हम लोग कुछ हमारा जो बचा हुआ क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करके इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंसर्न आ रहा है पीडीएफ को लेकर के, तो जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस बुक के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, Which one of the following statements about a member of UPSC on his ceasing to hold office is incorrect? यानी कि अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई मेंबर अपने ऑफिस को छोड़ देते हैं, अपने ऑफिस से हट जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। तो फर्स्ट है हमारा ही इज़ एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यानी कि वो अब यूपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई मेंबर अपने ऑफिस को कंप्लीट कर लेता, अपना टेन्योर को पूरा कर लेता है, तो उसके बाद वो अगर अपने ऑफिस से हट जाता है तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमें ये बताना है। तो देखिए, अगर कोई मेंबर हटता है तो वो अभी मेंबर है, लेकिन वो एज अ मेंबर रीअपॉइंट होने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, लेकिन वो एलिजिबल है यूपीएससी का चेयरमैन बनने के लिए। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट है, ही इज़ इन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एनी स्टेट पीएससी, यानी किसी भी स्टेट का जो पीएससी है उसके चेयरमैन बनने के लिए वो इन एलिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ एन एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ये हमारा ही इज़ इन एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वो इनएलिजिबल हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई मेंबर होता है यूपीएससी का, अपने ऑफिस को छोड़ता है या अपने ऑफिस का टेन्योर कंप्लीट करता है, उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी कह रहा है, इन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एनी स्टेट पीएससी, यूपीएससी का जो मेंबर होता है वो अपने ऑफिस को समाप्त करने के बाद चाहे तो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, चाहे तो किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी वो चेयरमैन बन सकता है। तो यहाँ पे अगर एलिजिबल होता है तो स्टेटमेंट करेक्ट होता, लेकिन इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट बी यहाँ पे सही होगा, ही इज़ इन एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एनी स्टेट, क्योंकि वो तो एलिजिबल होते हैं और हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट और इनकरेक्ट पे ध्यान देना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसर्न द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि निम्न में से कौन है जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का काम नहीं है या उससे कंसर्न नहीं रखता, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट, सेकेंड है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, थर्ड है हमारा डिसिप्लिनरी मैटर्स और डी है हमारा प्रमोशन। देखिए यहाँ पे जो यूपीएससी होती है उसका कंसर्न होता है रिक्रूटमेंट से। आप सबको पता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन विजुअलाइज करता है यूपीएससी को कि वो मेरिट सिस्टम को देखें, इंडिया में किस प्रकार से रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ग्रुप ए ग्रुप बी का सर्विसेज का, या वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है प्रमोशन को लेकर के और डिसिप्लिनरी मैटर्स को लेकर के, ये सब हमें पता है। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज कौन करता है, जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया ग्रुप ए में, ग्रुप बी, ग्रुप डी, इस तरह क्लासिफिकेशन कौन करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज में अगर कोई ग्रुप ए आ रहा है, ग्रुप बी आ रहा है, या उसमें किसी तरह का लेवल है, क्लासिफिकेशन है, तो उसका क्लासिफिकेशन कौन करेगा। देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए यूपीएससी नहीं आती है। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा होता है, जो कि हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के तहत। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया, यूपीएससी से कौन कंसर्न नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज किसका काम है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी इज सबमिटेड टू द
जो एनुअल रिपोर्ट होता है यूपीएससी का वो किसके पास सबमिट होता है? तो देखिए जो रिपोर्ट्स होता है उसके बारे में हमारे आर्टिकल 323 में बात की गई है और ये सबमिट किया जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट फिर इसको किसके पास देते हैं? प्रेसिडेंट इसको रखते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के पास। तो यूपीएससी किसको सबमिट करेगी? यहाँ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 14 का आपका डी। यूपीएससी अपने रिपोर्ट को, एनुअल रिपोर्ट को किसके पास सबमिट करती है? प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यूपीएससी इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूपीएससी, आपका रीज़न यूपीएससी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए यहाँ पे यूपीएससी के बारे में पूछा गया है कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है क्योंकि वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो हमारा रीज़न ये दिया गया है उसके लिए। तो देखिए हमारे यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है ही यूपीएससी, साथ साथ में क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसलिए ये एक अच्छे इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 से 323 के बीच में इसके बारे में डील किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एज यूपीएससी इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सो इट वर्क एज इंडिपेंडेंटली। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Consider the following statement about the member of UPSC and choose your correct statement. फर्स्ट है हमारा is appointed by President of India, यानी कि यूपीएससी के जो मेंबर है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा है, ये तो आपका करेक्ट है। अपॉइंटमेंट के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो आर्टिकल 316 के तहत प्रेसिडेंट का काम होता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उनका टर्म ऑफ ऑफिस भी और मेंबर भी आर्टिकल 316 के तहत ही दिया गया है। सेकेंड अगर देखें तो इज़ इनएलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस, यानी कि जिस ऑफिस में वो काम कर रहे हैं उस सेम ऑफिस में वो री अपॉइंटमेंट के लिए इनएलिजिबल होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई मेंबर है तो वो दोबारा से मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन उनका दूसरा ऑफिस क्या बन जाएगा? वो एक चेयरमैन बन सकते हैं स्टेट पीसीएस के या यूपीएससी के। तो जो सेम है यहाँ पे आपसे बोला इन एलिजिबल रिपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस, ये जो दैट वर्ड है इट मीन्स वो दोबारा मेंबर नहीं बन सकते, ही इज़ इन एलिजिबल। तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। अगर थर्ड देखें तो थर्ड से आप डायरेक्टली आंसर को एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ पे बोल रहा है कि वो 6 साल के टर्म के लिए या अपने 60 साल की एज के तक के लिए जो भी जल्दी हो जाए वो उनका टर्म होता है ऑफिस का, यानी कि चाहे तो 6 साल हो चाहे तो 60 साल हो, उस टर्म तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 60 साल तो नहीं, हम लोगों ने देखा है यहाँ पे 65 ईयर है उनका टेन्योर जो है वो 65 साल का होता है टर्म ऑफ ऑफिस। ये भी आर्टिकल 316 में दिया गया है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन थर्ड आपका इनकरेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन थर्ड को ही एलिमिनेट कर देते हो तो आप ए, सी एंड डी को एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन बी की तरफ जा सकते थे अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता है तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हु और विच इज वेस्टेड विद पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी किसके पास ऐसा पावर है कि जो रेगुलेशन और कंडीशन को बना सके सर्विसेज के लिए मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड स्टाफ ऑफ यूपीएससी के लिए, यानी कि जो भी मेंबर और स्टाफ होगा यूपीएससी का उसके लिए रेगुलेशन और कंडीशन को कौन बनाएगा, वो पावर किसके पास दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा है कि कोई भी लॉ रेगुलेशन बनता है उसका पावर होता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और हाँ, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, बट यहाँ पे हमारा जो यूपीएससी का जो पावर दिया हुआ है रेगुलेशन और कंडीशन का वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरह का अगर कोई चेंजेस करते हैं तो वहाँ पे नेसेसरी नहीं होता है कि वो यूपीएससी के पास कंसल्ट करें, लेकिन जो भी चेंजेस होता है उसको ज़रूरी है वो पार्लियामेंट के सामने पेश करें। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं। इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950 द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज नोन एज। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग तो आपको पता होना चाहिए यूपीएससी का बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो यूपीएससी है उसको 26 जनवरी 1950 के तुरंत बाद, यहाँ पे आपसे बोल रहा है इमीडिएटली बिफोर, यानी कि तुरंत पहले, 26 जनवरी 1950 के तुरंत पहले इसको क्या कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पे जो यूपीएससी है उसका एस्टैब्लिशमेंट पहले देख लेते हैं। उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को एज अ पब्लिक सर्विस कमीशन। उस समय इसको पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता था।
अब इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था आपका 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। यहाँ पे इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाने लगा। और ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है ये आपके 26 जनवरी 1950 तक चलता आया, यानी कि यूपीएससी को फेडरल सर्विस कमीशन कहा जाता था 26 जनवरी 1950 के तुरंत पहले तक। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ऑब्वियसली इसके बाद हम लोग इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहने लगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट बाउंड टू सीक द एडवाइस ऑफ द यूपीएससी, यानी कि निम्न में से कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है जिसके तहत गवर्नमेंट जो होता है वो बाउंड होता है यूपीएससी का एडवाइस लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आप सबको पता है, हमें पता है कि इसका आर्टिकल 315 से 323 तक इसके बारे में बात की गई है यूपीएससी के बारे में। तो ऑब्वियसली ये 300 के अराउंड ही होगा। तो ये यहाँ पे ऑप्शन वैसा सेट नहीं किया गया, आप आराम से ऑप्शन सी को मार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल 320 है वो बात करता है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो फंक्शंस होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसी के तहत ये आता है कि गवर्नमेंट बाउंड होता है किसी किसी मैटर में यूपीएससी का एडवाइस लेने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी आर्टिकल 320 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन एंड रीजन दिया गया हमारा। असर्शन है आफ्टर बीइंग चेयरमैन ऑफ यूपीएससी वन कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर यूपीएससी का कोई चेयरमैन बन जाता है तो वो दोबारा से सेंटर या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं बन सकता, कैन नॉट यहाँ पे बोला गया है। एंड रीज़न है ही इज़ कम्प्लीटली डेबर्ड फ्रॉम एनी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि उसको कम्प्लीटली रोका गया है किसी भी तरह का फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए केंद्र या राज्य सरकार के तहत। देखिए पहला जो असर्शन है ये हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट बन सकता है। ये कहाँ पे आपको बताया गया था, 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपॉइंटमेंट करा था, यानी कि एक अपॉइंटमेंट को वैलिड करार दिया था। AR किदवई एक फॉर्मर यूपीएससी के चेयरमैन थे और इनको गवर्नर ऑफ बिहार बनाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना था, वैलिड माना था। तो उसके आधार पे ये कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट बन सकते हैं जो भी यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं वो आफ्टर उनका रिटायरमेंट। तो यहाँ पे कैन नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर बिकम अ मेंबर ऑफ सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर तो ये आपका करेक्ट हो जाता है, जबकि यहाँ पे जो असर्शन है वो आपका इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको कैन नॉट कह दिया गया है। तो आप असर्शन को फॉल्स मान करके अपना ऑप्शन डी की तरफ इजीली बढ़ सकते हैं। ई इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। आर क्यों ट्रू है, क्योंकि ही इज़ कम्प्लीटली डेबर्ड फ्रॉम एनी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देखिए रिटायरमेंट के बाद वो कम्प्लीटली डेबर्ड होते हैं या वो कम्प्लीटली उनको रोका जाता है किसी भी तरह का फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये हम सब लोगों ने देखा है, बहुत बार देखा है हम लोगों ने पीछे के क्वेश्चंस में भी। नेक्स्ट देखते हैं 21। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस किस मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट को यूपीएससी जो है वो एडवाइस देती है। तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले भी सॉल्व करा है। फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज, यानी कि वो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जिसके द्वारा सिविल सर्विसेज को पोस्ट दिया जाए, उनको रिक्रूट किया जाए। सेकंड है हमारा ऑन द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू द सिविल सर्विसेज, वो सारा प्रिंसिपल, वो सारा सिद्धांत जिसको फॉलो करना चाहिए सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट के तहत या अपॉइंटमेंट के दौरान। स्टेटमेंट थर्ड है हमारा ऑन डिसिप्लिनरी मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन सर्विंग इन सिविल कैपेसिटी। अगर कोई पर्सन सिविल कैपेसिटी के तहत सर्व कर रहा है तो उसका जो भी डिसिप्लिनरी मैटर होगा उसके लिए भी यूपीएससी जो है वो एडवाइस करेगी। 4 है ऑन सीनियरिटी केसेस व्हेन रिफर टू इट। अगर कोई सीनियरिटी का केस उनके पास रिफ़र किया जाता है तो वो उसमें भी एडवाइस देंगे। तो ऑब्वियसली अगर कोई केस जाएगा उनके पास तो एडवाइस देंगे ही। तो आपका ऑप्शन 4 तो करेक्ट ही होगा और सब में दिया हुआ है ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाना चाहिए वो यूपीएससी एडवाइस करती है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट हो गया और डिसिप्लिनरी मैटर हो गया, उसके तहत भी यूपीएससी एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे आपका चारों का चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपका यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा और जो भी फंक्शन होता है आर्टिकल 320 के तहत आप उसमें इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस
द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज़, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करें तो यूपीएससी क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपका वीवीआई जाएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ही यूपीएससी पूछती है आजकल। एसेसन और रीज़न वाला क्वेश्चन अब एलिमिनेट हो चुका है, आपका स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी होता है कि यूपीएससी को तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, लेकिन किस तरह की बॉडी है वो। ए हमारा एन एडवाइजरी बॉडी, बी है ग्रीवेंस ट्रिब्यूनल बॉडी, सी हमारा अ बॉडी इन चार्ज ऑफ डायरेक्टिंग रिक्रूटमेंट एट स्टेट लेवल, एंड ये हमारा बॉडी विल सुपरवाइज ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स फिट। देखिए यहाँ पे जो स्टेट लेवल का रिक्रूटमेंट होता है वो पीएससी भी करती है, ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी ही करे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी तो एलिमिनेट कर सकते हैं आप। ऑप्शन डी अगर आप देखें तो ट्रेनिंग का जो सुपरवाइज होता है वो डीओपीटी करती है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले। देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एन एडवाइजरी बॉडी एंड एन ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी। तो यूपीएससी जो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो होती है, लेकिन उसका जो भी एडवाइस होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट पे, तो वो बस एक एडवाइस दे सकती है, उससे गवर्नमेंट केवल कंसल्ट कर सकती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। और ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी जो होती है वो यूपीएससी के अलावा यहाँ पे सीवीसी भी होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको टिक करना, तो आप ऑप्शन ए की तरफ ही जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 23 का, हाउ कैन फंक्शंस ऑफ यूपीएससी बी एक्सटेंडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ यूनियन एंड ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉ और ऑफ एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो फंक्शन होता है यूपीएससी का वो अगर एक्सटेंड करना हो किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग, अगर किसी या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के रिगार्डिंग, या फिर किसी अदर कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बाय लॉ और एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, अगर किसी लॉ के द्वारा करना हो तो वो इसमें से कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा। तो बाय लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए फर्स्ट हमारा प्रेसिडेंट, सेकेंड रिजोल्यूशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, थर्ड हमारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड डी हमारा यूनियन होम मिनिस्टर। तो ऐसे मैटर में आप यूनियन होम मिनिस्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर यूपीएससी की बात आती है तो यहाँ पे अगर एक्सटेंड करना हो सर्विसेज को, या फिर किसी भी तरह का कोई मैटर हो जाता है लोकल अथॉरिटी को लेकर के, बॉडी कॉर्पोरेट हो, नया किसी तरह का इंस्टीट्यूशन बनाना हो, पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाना हो, तो ये सारा कुछ यहाँ पे होगा बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी, यानी यूपीएससी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट लॉन्ग दिया हुआ है, बस एक टाइम टेकिंग स्टेटमेंट है, लेकिन आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि जो नंबर होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी वाइल इट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नंबर स्पेसिफाई किया है, लेकिन मेंबर्स ऑफ यूपीएससी के लिए नंबर कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको पता है हर बार पार्लियामेंट एक्ट पास करती है और उसके द्वारा जो नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस है वो बढ़ाया जाता है, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है कि उसका नंबर किस प्रकार से बढ़ेगा, कितना होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए नंबर दिया हुआ है, लेकिन किसी भी तरह का स्पेसिफाई नहीं किया गया यूपीएससी के मेंबर्स के नंबर के लिए। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट है। सेकेंड देखेंगे अगर तो हम लोग, एज एन ईयरली एज मे बी 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी must have held office for at least 10 years either under government of India or under government of state prior to their joining the commission। यानी कि कमीशन को ज्वाइन करने से पहले कम से कम टोटल मेंबर्स के हाफ मेंबर जो होने चाहिए वो 10 साल तक, चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम किए होने चाहिए, चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के तहत काम किए होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हम लोग देखते आ रहे हैं इसको। सी हमारा ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस अ मेंबर of UPSC other than chairman is eligible for appointment as chairman of state PSC। यानी कि अगर कोई भी बंदा अपने ऑफिस को छोड़ता है, कोई भी मेंबर ऑफ यूपीएससी अपने ऑफिस को छोड़ता है, तो वो दोबारा मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो चेयरमैन बनने के लिए एलिजिबल है कमीशन का या तो फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी हम लोगों ने देखा है। डी है हमारा, बिफोर क्रिएशन ऑफ न्यू ग्रुप ए
पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट अ क्लियरेंस फ्रॉम यूपीएससी इज़ रिक्वायर्ड। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था, अगर किसी पोस्ट को बनाना हो, नए तरीके से क्लियरेंस करना हो, तो यूपीएससी का जो है वो रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं होता। यूपीएससी जस्ट एक एडवाइजरी बॉडी होती है। तो प्रेसिडेंट एक्सक्लूड कर सकते, इंक्लूड कर सकते हैं पोस्ट को, किसी भी मैटर को, सर्विस को, इन परव्यू ऑफ यूपीएससी, बट यूपीएससी से कंसल्ट करना यहाँ ज़रूरी नहीं होता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, अगर कोई भी बंदा, कोई भी मेंबर अपने ऑफिस को छोड़ता है तो उसके बारे में भी पावर ऑफ सीजिंग और प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग द फर्दर ऑफिसेस, इसके बारे में भी आपका आर्टिकल 319 में मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।